हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों के फिजिक्स विषय के चैप्टर 4 क्लास 10th ऊर्जा के स्रोत टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ने गेस किए हैं 2022 आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए, उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। और जहां ज़रूरत होगी, दिक्कतें होगी, वहां दोस्तों डिस्क्राइब भी कर रहा हूं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप पढ़ेंगे। ये चारों ऑप्शन देखते हैं आप। धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन और पवनों वाले दिन। तो दोस्तों सौर जल तापक तभी काम करता है जब सनलाइट होगी। जब सनलाइट आपको छत पे पड़ेगा, वहीं पर सौर जल तापक रखे रहेंगे या कहीं ज़मीन में रखे रहेंगे, ज़मीन के पास बना करके। तो धूप वाले दिन तो होगा नहीं, गर्म दिन भी नहीं होगा, पवन वाले दिन भी नहीं होगा, क्योंकि हवा से धूप डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन यदि बादल आसमान में हो तो धूप का प्रवेश पृथ्वी पर नहीं हो पाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होता है बादलों वाले दिन। आंसर ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है, बोल रहा है कि उदाहरण इसका नहीं है, यानी 3 ठो है और 1 ठो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लकड़ी को, गोबर गैस को और कोयला को जैव मात्रा, यानी कि लकड़ी, गोबर और कोयला में जीवन का उत्पादन संभव है। इसमें जीवन है, इसमें माइक्रोजीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और सूक्ष्मजीव रहने के कारण से जैव मात्रा इसमें है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें आपको कोई भी जीवन की मात्रा नहीं होती है। इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, नाभिकीय ऊर्जा, ये आपका सही और करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के उदाहरण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड चलते हैं। जितने ऊर्जा हम जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी बहुत सारे एनर्जी का नाम हम यहाँ दे रहे हैं और उसमें से सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो उस एनर्जी के बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा, पहले यहीं से चलता है। ये पवन के द्वारा तो उत्पन्न है, लेकिन सनलाइट का ही इसमें प्रभाव होगा। सनलाइट अगर नहीं होगा तो हवा गर्म नहीं होगी, हवा गर्म नहीं होगी तो हवा का आवागमन नहीं होगा। इस प्रकार से पवन ऊर्जा के लिए भी सूर्य का होना बहुत आवश्यक है। यानी सौर ऊर्जा से यह व्युत्पन्न माना जा सकता है। भूतापीय एनर्जी, धरती के धरती से जो एनर्जी निकलता है तापन से, वो सनलाइट के कारण से होता है। सूर्य के कारण से, सौर ऊर्जा के कारण से धरती गर्म होगी और उससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा, मान लीजिए। अब जीवाश्म ईंधन जो है, ये जीवाश्म ईंधन भी जो है आपको सनलाइट में ही अपघटित होंगे, और अपघटित होने के बाद जो भी लकड़ी से प्राप्त एनर्जी होंगे या पेट्रोल होंगे, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन जैव मात्रा जो है दोस्तों, ये जैव मात्रा में सौर एनर्जी का कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा, जैव मात्रा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं।
4 नहीं, 5 की ओर, 5 की ओर। ये क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? दोस्तों हर क्वेश्चन में देख रहे हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है लगा हुआ है। तो जीव द्रव्यमान पेट्रोलियम भी है, गोबर गैस भी है और कोयला भी है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ये क्वेश्चन तो मैं बताया भी था ऊपर में, और फिर ये आ गया, सी आंसर इसका होगा। अब देखिए, पवन विद्युत जनित्र, पवन में की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र यानी हवा के द्वारा जो जनरेटर चलता है, जनित्र माने जनरेटर, वो में पवन की चाल कम से कम क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन ऑब्जेक्टिव है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों आपको। 15 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर होगा। प्रत्येक घंटा 15 किलोमीटर के स्पीड से अगर पवन हवा चलती है, पवन की चाल है, तो पवन विद्युत जनित्र में कोई परेशानी नहीं होगा, वो चलते रहेगा, उसको चला स्टार्ट किया जा सकता है। अब प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। सूरज से ज़्यादा बड़ा कोई जो है आपका एनर्जी का सोर्स नहीं है दोस्तों। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे मेन सोर्स है, मेन सोर्स वो सनलाइट है, सनलाइट ही है। सोलर एनर्जी कह सकते हैं इसको, सोलर एनर्जी, ठीक है। यानी कि जो मेन सोर्स है वो सोलर एनर्जी है, क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी पृथ्वी पर किसी भी भाग से प्राप्त नहीं हो सकता है, कोयला से भी नहीं, क्योंकि कोयला तो समाप्त होने के कगार पर है। अभी अभी न्यूज़ में आया है कि कोयला के समाप्ति के कगार पर पहुंचने के कारण से बिजली बहुत कम दिया जाएगा, बिजली बार बार कट रहा है, कट ऑफ हो रहा है उसका। हाँ, और पानी तो सीमित है, आप देख रहे हैं समुद्र में पानी है, 3 हिस्सों में, सीमित नहीं कह सकते हैं लेकिन असीमित भी नहीं कह सकता है पानी को। और लकड़ी भी सीमित ही माना गया है। लेकिन सनलाइट जो है, सूरज जो है, ये खरबों साल से जलते आ रहा है, और बहुत सारे केमिस्ट्री के विद्वानों ने अनुमान लगाया कि ये कोयला का खान है बहुत बड़ा, ये 50 सालों में जल करके, 100 सालों में जल करके, 200 सालों में जल करके, 5000 सालों में जल करके, 1 लाख सालों में जल करके राख हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम का हाइड्रोजन संलयन होकर के हीलियम का निर्माण करते हैं, और हीलियम जो है उसमें बहुत भारी एनर्जी क्रिएट होता है, निकलता है, और उसी एनर्जी से इतना बड़ा पृथ्वी पर वो सोलर एनर्जी क्रिएट होता है, आता है दोस्तों। इसलिए सूर्य जो है बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने क्यों बार बार आता है? नाभिकीय ऊर्जा, चलिए ये जो है क्वेश्चन आ जाता है ना डिस्टरबेंस करने के लिए। नाभिकीय ऊर्जा, मैं सोचता हूँ ऊपर वाला ये आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाता है दोस्तों। चलिए, मैं अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं क्वेश्चन देखिए आप, धीरे धीरे वो भी दिक्कत हो जाएगा समस्या। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, अभी अभी मैंने बताया था, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या है? तो यूरेनियम जो है, नहीं, हाइड्रोजन हीलियम की मैं चर्चा किया था, वो नाभिकीय संलयन में, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त होगा, सॉरी, वो यूरेनियम से प्राप्त होगा। यूरेनियम 92 से 235, आप ये एक एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या 92-93 होता है, और उसका परमाणु संख्या 235 होता है दोस्तों। तो यूरेनियम का सिंबल है। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो एल्युमिनियम सब में चक्कर में मत रहिएगा, न क्रोमियम में, न हीलियम में। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत, प्रमुख जो पदार्थ है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है,
वो यूरेनियम 92-235 है, यूरेनियम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? नवीकरणीय, जिसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं दोस्तों, रिन्यूएबल कर सकते हैं। तो पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित्र, बायोमास संयंत्र। पवन चक्की भी नहीं है, नवीकरणीय जल पंप भी नहीं है, विद्युत जनित्र भी नहीं है, लेकिन बायोमास संयंत्र जो है दोस्तों ये नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि इसे बार बार आप रिन्यूएबल बना सकते हैं फिर से, रिन्यूएबल। तो बायोमास संयंत्र जो एक मशीन है उसके द्वारा आप ऊर्जा को बार बार तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? भाई डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अब चलते हैं, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, 9 नंबर हमने बता दिया था, 10 नंबर की ओर चला था, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में नहीं करिएगा गलती से, भारत में भी नहीं, यूएसए में भी नहीं और जापान में भी नहीं है, ये डेनमार्क में है। अब नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ये था पवनों का देश। अब नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस देश में है, किस राज्य में स्थित है, देश में नहीं। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इनमें से दोस्तों नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश अब नहीं है, गुजरात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलिए फिजिक्स में दिया हुआ है, गैस है तो करिए। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? दोस्तों नहीं किया जाता है। बच्चों को ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ पाएगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। 3 तो सही आंसर रहेगा, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और कोयला। तो देखिए कोयला पर भी हमारी माँ, दादी माँ ये सब खाना बनाती है, हम लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप चाय दुकान पर देखिए, कोयला पे खाना बनाते हैं लोग, कोयला पे चाय बनाते हैं, शहर में बनाते थे, अभी कुछ दिनों से नहीं देखा जा रहा है क्योंकि एलपीजी का समय आ गया है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, ये तो आपको याद ही होगा। और बायोगैस, केमिस्ट्री में पढ़िएगा कि गोबर से बायोगैस तैयार किया जाता है। बहुत बड़ा हौद बना करके एक सिस्टम है ज़मीन के अंदर में, जितना भी 100 भैंस का गोबर उसमें डाल दीजिए, 50 भैंस का गोबर डाल दीजिए, जो भी गोबर में पानी डाल दीजिए, उसको एकदम पूरा मथिए, हाथ से मथ करके उसमें डालते जाता है। और वो थोड़ा देर के बाद वो क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, रिएक्शन होगा गोबर में, और उसमें से गैस निकलेगा। और उसके लिए गैस चैम्बर बनाया जाता है, उसमें से गैस निकाल करके पाइप के माध्यम से गैस चूल्हा तक ले जाया जाता है, और उसको खाना बनाने में या बल्ब जलाने में इस तरह का कोई इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बायोगैस भी खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब आपका सीएनजी गैस जो है, वो सीएनजी गैस टेम्पू ऑटो चलाने में, कलकत्ता में, दिल्ली में, इस समय प्रयोग किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, सीएनजी का फुल फॉर्म भी पूछता है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ये बहुत आसान है, जूल होता है, ये आप याद रखेंगे। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, कैलोरी नहीं होता है, उष्मा का मात्रक है वो, और ताप भी नहीं है, न्यूटन बल का मात्रक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा नहीं, ये दोनों आपका
ऑप्शन गलत है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? नाभिकीय ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र नाभिकीय ऊर्जा क्यों हो जाएगा? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा की बात क्यों दे दिया इसमें? दोस्तों इस क्वेश्चन पे मुझे अभी कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जल विद्युत संयंत्र के बारे में दिया हुआ जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जल से है, उसमें नाभिकीय ऊर्जा की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ लेते हैं, छोड़ दीजिए, अभी बाद में मौका मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर इसका जवाब देखा जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर, तो सौर कुकर को चाहिए दोस्तों अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो होगा, अवतल दर्पण की बात हो रहा है दोस्तों, अवतल दर्पण की संरचना ऐसी होगी, और ऐसी संरचना वाले दर्पण क्या करते हैं, अवतल दर्पण क्या करेगा सौर कुकर के लिए, तो यानी कि ये जो प्रकाश की किरण जहां से भी आएगी एक बिंदु पर ये फोकसित कर देगा, जहां से भी आएगी लाइट, जहां से भी लाइट आएगी दोस्तों एक बिंदु पर फोकसित करेगा, ये पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इससे खाना पक जाएगा। तो इस प्रकार से सौर कुकर के लिए दर्पण अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, समतल और उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? प्रेरित होता है मतलब इंड्यूस्ड होता है दोस्तों। प्रेरण का काम जो है न्यूट्रॉन के द्वारा होता है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन को प्रेरित कराया जाता है, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का उसमें ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया जाता है नाभिकीय विखंडन के समय में, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का? तो सौर ऊर्जा का ज़रूरत पड़ेगा इसमें, क्योंकि सनलाइट से ही बनेगा खाना, उसमें गैस चूल्हा पर खाना नहीं तैयार किया जाता है दोस्तों। सौर ऊर्जा। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में? तो सिलिकॉन का तो नाम जानते होंगे आप लोग, इसमें है सिलिकॉन। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है दोस्तों। और सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है, ये तीनों नहीं होगा। सिलिकॉन SI इसका सिंबल है। सिलिकॉन को SILICON लिख सकता है इंग्लिश में, हिंदी में सिलिकॉन लिख सकते हैं ऐसे, सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो है ये सेमीकंडक्टर है दोस्तों, सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर होने के साथ साथ सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है सौर सेल में। सौर सेल में देखिएगा सोलर सेल भी बनता है, सोलर सेल को ही सौर सेल कहा जाता है। छतों पर आप बहुत बड़ा प्लेट सोलर सेल का डाल दीजिए, वो सोलर सेल से बैटरी चार्ज होगा और फिर रात में आपको वो लाइट जलेगा बैटरी से, सोलर एनर्जी बैटरी को चार्ज कर देती है। फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर डे आएगा, फिर डे में सनलाइट जलेगा, सूरज उगेगा और सूरज के प्रकाश से रोशनी से फिर वो सोलर प्लेट में लाइट पड़ेगा। वो लाइट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करके जा करके बैटरी आप रखे होंगे उस बैटरी को चार्ज कर देगा, फिर बैटरी से आप एनर्जी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आप सौर सेल की जब बात होगी तो सिलिकॉन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? किस रंग से? सोलर
कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? देखिए दोस्तों, रंग से पेंटेड होता है, तो ये रंग से जो पेंटेड होगा ये काला रंग से पेंटेड होने के कारण से क्या होता है, काला रंग से जब पेंटेड होगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा, वो ऊर्जा का, सनलाइट का क्या है, कुचालक है। वो सन को माने लाइट को या एनर्जी को बाहर जाने नहीं देती है, इसलिए काला रंग का प्रयोग किया जाता है। पीला, लाल, श्वेत का रंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नांकित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये तो आप जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है ससुरा, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये पूरी धरती जो है पर्यावरण के नाम पर बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करती है, शिखर सम्मेलन करती है कि पर्यावरण को कैसे संतुलित रखा जाए, कैसे बचा कर रखा जाए। हाँ, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी अध्यक्षता भी करती है, भारत भी अध्यक्षता करती है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम किया जाए, कि हमारे ओजोन लेयर को छेद नहीं कर पाए वो, और ओजोन लेयर से पराबैंगनी किरण सूर्य से निकलने वाली धरती पर नहीं पहुंच सके। नहीं तो यदि पराबैंगनी किरण पहुंचने लगेगी तो धरती पर का सभी जीव जंतु क्या होगा, कैंसर के रोगी हो जाएंगे, और धरती ही आपका निरापद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, विनाश हो जाएगी धरती की, क्योंकि हर जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। अल्ट्रा वायलेट रे इतनी खतरनाक रे है कि यदि स्किन पर पड़ेगा तो आपको कैंसर हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आपका ये CO2 गैस है, जिसको कम करने की आवश्यकता है, उत्तरदायी है ये CO2 गैस ही है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन, चंद्रमा, नाभिक के संलयन, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन भी बड़ा बेजोर दिया गया है दोस्तों, चंद्रमा नहीं होगा, नाभिक के संलयन, इनमें से कोई नहीं होगा। सूर्य जो है, मैं बताया भी था कि सूर्य जो है, ये सूर्य साहब ये जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, क्योंकि सूर्य नहीं होंगे तो लकड़ी ये सब अपघटित तो होंगे नहीं, और उससे जो है जीवाश्म ईंधन तैयार नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धैर्यपूर्वक आप लोग पूरे वीडियो को देखिए दोस्तों, फिर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर को भी बढ़ाने का कोशिश कीजिए आप लोग। सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया सकता है। सौर जल उष्मक का उपयोग यानी सूर्य से जो प्राप्त होगा एनर्जी, उससे सोलर प्लेट के माध्यम से एक उष्मक होगा जिसमें गर्म पानी हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। तो क्या ये पीने के लिए नहीं किया सकता है? पानी पीने के लिए किया जा सकता है। किस दिन में नहीं किया जा सकता है बोला है, तो वही बादलों वाले दिन में नहीं कर सकता है, बादल वाला दिन हो जाएगा, क्योंकि गर्म दिन में तो पानी गर्म। सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए कब नहीं कर सकता है? नहीं किया सकता है पीने के लिए, तो बादलों वाले दिन में, धूप वाले दिन में तो कर ही सकते हैं, तूफानी दिन में भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आदर्श ईंधन से, तो आदर्श ईंधन LPG को कहा जाता है दोस्तों। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को कहा जाता है LPG। और LPG को दोस्तों आदर्श ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखिएगा जब खाना बनेगा तो घर में बनता है, कहीं भी धुआं नहीं देता है, धुआं नहीं देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं निकलती है। हमारी माँ बहनों के लिए वो कोई भी खतरनाक जहरीली गैस उत्पन्न नहीं करती है, और हमारी माँ बहन स्वस्थ रहती है इससे। इस प्रकार से आप इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं देती है, ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगी जलने के बाद, मीथेन भी नहीं निकलती है। चलिए नेक्स्ट
नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? नाभिकीय संलयन, देखिए दोस्तों, संलयन की बात आई है और नाभिकीय संलयन है, तो संलयन मतलब फ्यूजन, 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 ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हीलियम तैयार करता है दोस्तों। एक एक परमाणु, एक एक इसका परमाणु संख्या और एक परमाणु भार, ये दोनों मिलकर के हीलियम 2 और 4 तैयार कर देता है, एक भारी नाभिक। और इसी प्रक्रिया में बहुत सारा एनर्जी क्रिएट होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये हाइड्रोजन गैस का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मीथेन गैस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। आपने मेरे वीडियो को बहुत करीब से, बहुत अच्छे से देखा, इसके लिए धन्यवाद पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं कोशिश करता हूं कि और बेहतर वीडियो आपको दे सकूं, गणित का भी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि दोस्तों, आप जो है मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं। लाइक आपका कुछ नहीं जाएगा, एक फिंगर लाइक बटन पे आ जाएगा, लाइक पे क्लिक हो जाएगा। और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, तो उन्हें भी पढ़ने की अभिरुचि होगी, आपको एक माहौल बनेगा पढ़ने के लिए, आप अच्छे रहेंगे। और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं दोस्तों कि हाँ, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं यदि आपको किसी तरह का हेजिटेशन हो, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो दोस्तों। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9570504607। थैंक यू दोस्तों।